दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाला देश भारत आने वाले कुछ सालों में चीन को पछाड़ने का लक्ष्य जरूर बना रहा है, लेकिन भारत को चीन से आगे निकलने और ग्लोबल ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा बनने के लिए कई मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में दुनिया की कई कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत की तरफ रुख कर रही हैं, लेकिन भारत को अगला चीन बनने के लिए अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है। भारत के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये देश अपने बुनियादी ढांचे पर काम करे और उसे दुरुस्त करे। भारत को फिलहाल फास्ट कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड रेल नेटवर्क को सुधारने पर काम करना चाहिए। भारत फास्ट कनेक्टिविटी के मामले में चीन से कितना पीछे है, इसे उदाहरण से समझिए। चेन्नई और बेंगलुरु आर्थिक गतिविधि के मामले में भारत के दो महत्वपूर्ण शहर हैं। इन दोनों शहरों के बीच 177 मील का फासला है। अगर किसी व्यक्ति को चेन्नई से बेंगलुरु जाना है तो उन्हें ट्रेन से यात्रा करने में 4 घंटे और 20 मिनट लगते हैं। ठीक इतने ही समय में चीन में एक व्यक्ति हाई स्पीड ट्रेन से बीजिंग से शंघाई तक पहुंच सकता है, जिसकी दूरी 665 मील है, जो कि चेन्नई और बेंगलुरु से 3 गुना ज्यादा है। रेल की दुनिया में ही नहीं, चीन को शिखर पर पहुंचाया है इसी हाई स्पीड ट्रेनों ने। इसकी शुरुआत जैसे ही हुई थी, उसके बाद से ही चीन ने अपनी रफ्तार भी बढ़ा दी थी आर्थिक डेवलपमेंट के मामले में। और अब अगर बात करें चीन की इस रफ्तार की, तो ये लगातार बढ़ रही है। आज 15 साल बाद इस देश की इकोनॉमी को आप देखते हैं तो 26,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। साल 1990 में चीन की रेल की रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी। चीन के रेलवे में ये तेज विकास पिछले 25 साल में निवेश का नतीजा है। वहीं भारत की बात करें तो अभी यानी 2023 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन परियोजना बन रही है। उम्मीद है कि साल 2026 तक इस परियोजना की शुरुआत हो जानी चाहिए और तब तक चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क 30,000 मील पहुंच जाएगा। वर्तमान में हमारे देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम वंदे भारत है और इसकी रफ्तार 80 मील प्रति घंटा है। हालांकि पूरी रफ्तार से ट्रेन बहुत कम ही ट्रैक पर चल पाती है। भारतीय रेलवे हर आम व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। भारत में हर दिन हजारों की संख्या में ट्रेनों का संचालन होता है। वहीं एक रिपोर्ट में सिंगापुर में एक रिसर्च का हवाला देते हुए बताया गया कि ट्रेन की रफ्तार का एक्सपोर्ट से गहरा संबंध है। आसान भाषा में समझे तो किसी भी देश का रेल नेटवर्क बेहतर होना उस देश में किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुगमता को बढ़ाता है। इससे एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिलती है। भारत में रेल नेटवर्क सुस्त और धीमी रफ्तार में होने के कारण एक्सपोर्ट में भी कम हम रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो भारत का बेंगलुरु शहर सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग का हब है, लेकिन यह हब इसलिए बन पाया क्योंकि इसके लिए किसी तरह के रोड या पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी जिन बिजनेसेस में हमें रोड या पोर्ट्स की ज़रूरत है वहाँ पर हम धीमे पड़ जाते हैं। लेकिन अगर भारत को गुड्स एंड सप्लाई की बात करनी है, यानी सामानों की जिनको सड़क के ज़रिए ले जाया जाए, तो इस एक्सपोर्ट के लिहाज से हमें कनेक्टिविटी को बेहतर करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत है। वर्तमान में भारत में 34 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर है, लेकिन रेलवे बोर्ड की तरफ से 160 किलोमीटर की रफ्तार से ही इसको चलाने की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद कई राज्यों में पटरियों की खराब स्थिति को देखते हुए 160 किलोमीटर की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी धीमा किया जाता है। आपको बता दें, पिछले साल की तुलना में इस साल देश में यात्री ट्रेनों की औसत गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में यात्री ट्रेनें इस साल अप्रैल और सितंबर के बीच 42.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली और पिछले साल 47.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस साल ट्रेन की उच्चतम गति उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी रेलवे द्वारा 51.5 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है। इसके बाद दक्षिणी रेलवे 51.4 किलोमीटर प्रति घंटे और मध्य रेलवे 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरे स्थान पर रहा। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ट्रेन की रफ्तार में सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर रेलवे में दर्ज की गई है, जहां पिछले साल की तुलना में 4.9 किलोमीटर प्रति घंटे की गिरावट आई है। यहां तक कि पिछले साल की तुलना में इस साल मालगाड़ियों की गति में भी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल सितंबर 2022 में मालगाड़ियों की रफ्तार 31.7 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि इस साल 25.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय रेल का मौजूदा समय में जिस तरह की दिक्कतों का सामना भारतीय रेल को करना पड़ रहा है, ठीक उसी तरह चीन में भी पहले से बनी हुई रेल लाइनों पर यात्रियों पर बहुत दबाव था, यात्रियों का दबाव था और तकनीक के मुताबिक ट्रेनों और ट्रैक्स को विकसित करने की जरूरत थी। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चीन ने हाई स्पीड रेल का नेटवर्क बनाना शुरू किया। यही कारण है कि चीन ने अंधाधुंध तरीके से लगभग 20,000 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल नेटवर्क का निर्माण किया। इस प्रोजेक्ट पर वर्ल्ड बैंक ने भी पैसा लगाया। चीन ने अपने ज्यादातर ट्रैक मध्य और पूर्वी चीन में बनाने शुरू किए, पर ऐसी कई जगहों पर भी लाइनें बिछाई गई जहां कम आबादी थी या वो स्थान आबादी वाले इलाके से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। उस वक्त उम्मीद की जा रही थी कि जहां ट्रेन जाएगी वहां नई बसावट बनती जाएगी। वहीं भारत में ट्रेन की स्थिति पर बात करें तो 15 नवंबर को 2 बड़े ट्रेन हादसे हो गए।
दिल्ली से सहरसा जा रही 12554 वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई और इस घटना में 19 यात्री घायल हो गए। इससे पहले इटावा की ट्रेन में आग लगी थी। इसके अलावा पिछले महीने यानी अक्टूबर में एक हफ्ते के भीतर 2 बड़े ट्रेन हादसे हुए। 29 अक्टूबर यानी रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 2 पैसेंजर ट्रेनों में टक्कर हुई और इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 50 यात्री घायल हो गए। इस दुर्घटना के 2 दिन बाद ही यानी 31 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग जिला में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। इन दुर्घटनाओं का कारण ह्यूमन एरर बताया गया, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब भारत में ऐसे बड़े रेल हादसे हुए हैं। भारत में रेल हादसों का इतिहास काफ़ी पुराना है। साल 1999 में पश्चिम बंगाल में 2 ट्रेनों की टक्कर में 285 लोगों की मौत हो गई थी। 2010 में इसी राज्य में 145 लोगों की मौत हुई। एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरकर एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। सरकारी आंकड़ों की माने तो साल 2014 से लेकर अब तक यानी साल 2023 तक रेलवे में 10 ट्रेन हादसे हो चुके हैं, जिसमें लगभग 600 लोगों की मौत हुई है, 1300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इन 10 रेल हादसों में से 3 हादसे तो साल 2023 में ही हुए हैं। इसी साल के जून महीने में ओडिशा के बालासोर में एक भयंकर ट्रेन हादसा हुआ जो पिछले 15 सालों में हुआ सबसे भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट है। 291 लोगों की जान चली गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अगस्त 2017 में यूपी के मुजफ्फरनगर में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस दुर्घटना में 23 लोगों की जान चली गई थी। नवंबर 2016 में कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा था। 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। मार्च 2015 में जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, 34 लोग मारे गए। 2012 में 14 रेल हादसे हुए जिसमें कई लोगों की जान गई। साल 2010 के जुलाई महीने में पश्चिम बंगाल में उत्तर बांगा एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हुई थी। इसी साल के सितंबर महीने में मध्य प्रदेश में ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, जिस रेल हादसे ने कई लोगों की जान ले ली थी। ये आंकड़े इसलिए रखना ज़रूरी है ताकि इससे हम ये समझ पाएं कि हम रेलवे नेटवर्क से कैसे सीधे सीधे किसी देश की ग्रोथ को जोड़ रहे हैं। अगर चीन के मॉडल को लेते हैं, देखिए चीन और भारत इन दोनों की दौड़ एक साथ शुरू हुई थी, लेकिन चीन आज बहुत ही विकसित और बहुत शक्तिशाली देशों में शुमार किया जाता है। हालांकि इसका एक और पहलू मैंने रखा है कुछ और एक्सप्लेनर्स के जरिए, जिसमें हमने आपको बताया है कि कैसे चीन की तानाशाही या चीन में जिस तरीके से काम करने का अंदाज है, जैसे योजनाओं को थोप दिया जाता है, वो भारत का कल्चर नहीं है, ना ही भारत के तौर तरीके में शामिल है। भारत एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र जब मिलता है तो इसके साथ में फिर जो राजनीतिक व्यवस्था है हमारी, वो भी कुछ ऐसी हो जाती है कि जिसमें खींचतान चलती है। इसको भी एक बड़ी वजह माना जाता है। चीन में एक तो ये दिक्कत नहीं कह सकते हैं आप, या चीन का तौर तरीका बिल्कुल ऐसा है जो दुनिया के कई देश स्वीकार नहीं करते, लेकिन चीन उस तरीके से चलता है। अच्छा, इन पॉलिसीज़ के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं जिनको अब चीन झेल रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जो कुछ किया था उसके अब नुकसान देखने को मिल रहे हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ाने की चिंता चीन को हो रही है, बूढ़ों की आबादी हो गई है पूरे चीन में। लेकिन रेल नेटवर्क को समझना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें चीन की तारीफ की जाती है। उसने अपने रेल नेटवर्क को न सिर्फ विकसित किया है बल्कि बहुत पुख्ता किया है। दुर्घटनाओं के लिहाज से या फिर तेज़ रफ्तार के लिहाज से उसने अपने नेटवर्क को बहुत मजबूत किया और भारत को इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसी में कई ऐसे लूप होल्स हैं जो ये आंकड़े बताते हैं कि उनको पहले दूर किया जाए, दुरुस्त किया जाए। निश्चित तौर पर इस पर काम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे भारत का ये रेल नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन और मजबूत होगा, उसके बाद उसके विकास की रफ्तार को और पर लग सकते हैं।